वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अगले दिन रवि बाबू घर से निकले और शाम को लौटे तो उनके हाथ में एक बड़ा बंडल था जिसमें जंगली भैंसे का मांस भरा हुआ था। मैं चुन्नू काका के पास गया था, उनके पास अभी भी बहुत बचा था। कोई मांस खरीद नहीं रहा था और वह अकेले इतना खा नहीं सकते थे, इसलिए मैं यह सब वापस ले आया, उन्होंने कहा। मीरा ने तब मांस को पानी में भिगोकर उसका खून निकाला, जिसके बाद उन्होंने उसे मैरिनेट करने के लिए कुछ मसालेदार और सुगंधित मसाले मिलाए। ये मसाले मीरा ने पहाड़ों से खुद तोड़े थे और सुखाए थे। सुखाने की तकनीक उन्होंने पड़ोस की एक चाची से सीखी थी, जो सिद्धेश्वर पीठ नगर में मुक्त साधक परिवारों के बीच आम बात थी। बस मीरा के मसालों में बेहतर सुगंध थी। जंगली भैंसे के मांस को रात भर मैरिनेट करने के बाद अगले दिन मीरा ने उसे चूल्हे पर चढ़ाया और पकाना शुरू कर दिया। आधा दिन धीमी आंच पर पकने के बाद उन्होंने मांस निकाला, बर्तन का पानी खाली किया और फिर ताजा पानी और मसालेदार मसाले मिलाए। उन्होंने तेज आंच पर उबाल आने दिया और फिर धीमी आंच पर एक और रात दिन धीरे धीरे पकने दिया। तीसरे दिन की शाम को ही उन्होंने चूल्हा बुझाया और बर्तन का ढक्कन उठाया। भाप बाहर निकली, मांस की सुगंध मसालों की खुशबू के साथ मिलकर पूरे घर में भर गई। मीरा ने एक छोटा चाकू लिया, मांस का एक टुकड़ा काटा, उसे पतला पतला स्लाइस किया, एक डिश में रखा, मेज पर रखा और आकाश को आवाज दी, आकाश आओ और इसे चखो। आकाश ने चॉपस्टिक उठाए, एक टुकड़ा पकड़ा और मुंह में डाला। कुछ बार चबाने के बाद उसे यह नरम और स्वादिष्ट लगा और एक सुगंधित स्वाद बाकी रहा। मांस की हल्की जंगली महक मसालेदार स्वाद से बेअसर हो गई थी, जिससे एक अनूठा स्वाद बन गया था। माँ, यह मेरे द्वारा खाया गया अब तक का सबसे बेहतरीन मांस है। रवि बाबू ने भी एक टुकड़ा चखा और उनकी आंखें चमक उठी, उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा की। यह तो भोजन भवन के रसोइयों द्वारा बनाए गए मांस से भी बेहतर है। मीरा की आंखें मुस्कान से चमक उठी, लेकिन खुद एक टुकड़ा चखने के बाद भी वह कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रही थी। स्वाद में अभी भी कमी है। मसाले हल्के होने चाहिए और तीखापन तेज। हमें और तेज आंच का उपयोग करने की भी जरूरत है। आकाश को लगा कि यह पहले से ही स्वादिष्ट है। अपने 10 या उससे अधिक वर्षों के जीवन में उसने इतना स्वादिष्ट मांस कभी नहीं चखा था। जहां तक उसके पिछले जीवन की बात है, उसे ठीक से याद नहीं था। जंगली भैंसे के मांस का स्वाद अच्छा था, जिससे उन्हें एक भोजनालय खोलने का आत्मविश्वास मिला। मीरा ने बर्तन से कुछ मांस काटा, उसे छोटे खाने के डिब्बों में रखा और रवि बाबू और आकाश से कहा कि वे पड़ोसियों और दोस्तों के साथ इसे बांटें। रवि बाबू पड़ोसियों और राक्षस शिकारी दल के दोस्तों में इसे वितरित करने चले गए। एक खाने का डिब्बा लेकर आकाश सबसे पहले खुबानी वन हॉल में बुजुर्ग श्रीमान वर्मा को अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए धन्यवाद के रूप में एक हिस्सा पहुंचाया और फिर दूसरा हिस्सा मास्टर चंदन को दिया, क्योंकि उन्होंने ही वह चूल्हा बनाया था जिस पर मांस पकाया गया था। उन्हें चखना तो बनता था। बुजुर्ग श्रीमान वर्मा, जो आहार स्वास्थ्य संरक्षण में निपुण थे और अक्सर उपवास रखते थे, आकाश के मांस के कुछ स्लाइस चखे बिना नहीं रह सके और लगातार इसकी प्रशंसा करते रहे। जहां तक मास्टर चंदन की बात है, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मांस का आधा हिस्सा दारा जैसे अपने शिष्यों के साथ बांट लिया और बाकी को अपनी शराब के साथ धीरे धीरे चखने के लिए रख लिया। कुछ हिस्से बचे थे और आकाश ने उन्हें मनोज दारा और बाकी के घर पहुंचाया। मनोज दारा और उनके परिवार का उपनाम मनोज था। वे रिश्तेदार थे लेकिन सगे भाई नहीं। मूल रूप से मनोज परिवार 3 पीढ़ियों के साथ फल फूल रहा था। मुखिया के 3 बेटे थे और हर बेटे ने उनके लिए एक पोता दिया था। वे 3 पोते थे, मनोज दारा, मनोज शुभ्रा और मनोज छोटू। लेकिन अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं चला। मनोज शुभ्रा के पिता की राक्षस जंतुओं का शिकार करते समय मृत्यु हो गई और उनकी मां, जो उदास और बीमार थी, उसके तुरंत बाद चल बसी। मनोज छोटू के पिता व्यापार के लिए बाहर गए थे और एक अन्य महिला साधिका के चक्कर में पड़ गए और कभी नहीं लौटे। मनोज काका ने जांच की और अफवाहें सुनी कि उन्होंने अपना नाम बदलकर एक नया परिवार शुरू कर लिया है या उन्हें एक बेईमान राक्षस ने बहका लिया है, उनकी मज्जा निकाल ली गई है और उन्हें मानव गोली में बदल दिया गया है। किसी भी तरह से वह आदमी वापस नहीं आने वाला था। मनोज छोटू की मां अपमानित महसूस करते हुए पुनर्विवाह करके चली गई। मनोज परिवार के पुराने मुखिया ने अपनी संतानों के पीढ़ियों तक फलने फूलने और किसी एक के नींव की स्थापना प्राप्त करने की उम्मीद की थी, जिससे वे अमर शहर में कुछ प्रतिष्ठा वाला एक छोटा परिवार बन सके। हालांकि पलक झपकते ही उन्होंने 2 बेटे खो दिए। इस सदमे से वह बीमार पड़ गए और वह भी जल्द ही चल बसे। अब मनोज परिवार के मुख्य आधार के रूप में केवल सबसे बड़ा बेटा ही बचा था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, अपने भाई बहनों के बच्चों को अपना ही माना। वे सब कुछ साझा करते थे, चाहे साथ में दावत देना हो या भूखे रहना, और बच्चों की किसी भी शरारत पर सामूहिक रूप से सजा दी जाती थी।
जैसे जैसे तीनों बच्चे बड़े हुए, उनकी भूख भी बढ़ती गई। पहले से ही मामूली घर की वित्तीय स्थिति दूसरों की तुलना में और भी तनावपूर्ण हो गई थी। जब आकाश मांस लेकर आया तो मनोज परिवार अपना शाम का भोजन कर रहा था। मनोज दारा, मनोज शुभ्रा और मनोज छोटू उबले हुए बन खा रहे थे और अचार चबा रहे थे। यह सुनकर कि आकाश मांस लाया है, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। जैसे ही आकाश ने खाने का डिब्बा खोला और सुगंध चारों ओर फैल गई, ईर्ष्या से उनके मुंह में पानी आ गया। मनोज चाची ने तीनों बच्चों को घूर कर देखा। किसी और का खाना खाने से पहले उन्हें धन्यवाद दो। मनोज शुभ्रा ने सबसे पहले अपनी छाती पीटकर घोषणा की, आकाश, भाइयों के बीच औपचारिकता की जरूरत नहीं है। भविष्य में जो भी तुम्हें परेशान करेगा, मैं उसे तुम्हारे लिए पीटूंगा। मनोज दारा और मनोज छोटू ने भी एक साथ कहा, मैं भी। मनोज चाची ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और तीनों बाघ शावकों के सिर पर खटखटाया, चिड़चिड़े होकर कहा, तुम लोग कभी भी कुछ अच्छा सीखना नहीं सोचते, केवल लड़ना जानते हो। अगर तुम तीनों में आकाश जितना भी समझ होती तो मैं बहुत आभारी होती। अपना भाषण समाप्त करने के बाद मनोज चाची ने बच्चों को दयालुता से मांस को देखते हुए देखा और थोड़ी नर्म पड़ गई। उन्होंने कहा, खाओ खाओ, लेकिन याद रखना कि भविष्य में अपने रवि अंकल और मीरा चाची के कुछ काम में मदद करना, बजाय इसके कि तुम सिर्फ दूसरों का खाना मुफ्त में खाओ। तीनों बाघ शावकों ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर प्रत्येक ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और मनोज अंकल और मनोज चाची के कटोरे में रखा, इससे पहले कि वे खुद बचे हुए मांस में खोदना शुरू करते। जैसे ही मांस उनके मुंह में गया, मनोज छोटू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। मनोज दारा और मनोज शुभ्रा मांस से भरे मुंह के साथ जोर से सिर हिलाया। अपने खाना पकाने की प्रशंसा पाकर आकाश भी बहुत खुश हुआ। मनोज अंकल और मनोज चाची ने मांस का एक टुकड़ा लिया और लगातार सिर हिलाया, फिर बाकी का मांस तीनों लड़कों को दे दिया। मनोज चाची ने आकाश से ईर्ष्या से कहा, तुम्हारी मां के खाना पकाने के कौशल वास्तव में उत्कृष्ट है। आकाश ने भी प्रशंसा की, मनोज चाची का खाना भी वास्तव में अच्छा है। मनोज चाची तब खिलखिला उठी और आकाश का छोटा हाथ पकड़कर कहा, मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा समझदार बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। मांस चखने के बाद मनोज अंकल ने उत्सुकता से कहा, क्या यह जंगली मांस है? इसका स्वाद पूरी तरह से वैसा नहीं है। यह जंगली मांस है, इसे बहुत लंबे समय तक पकाया गया है। कोई आश्चर्य नहीं, मनोज अंकल ने सिर हिलाया और फिर आकाश से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा परिवार एक भोजनालय खोल रहा है। अगर हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो बस अपने अंकल और चाची को बताना और हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। धन्यवाद मनोज अंकल। कुछ और विनम्र बातें करने के बाद आकाश जाने के लिए उठा। मनोज चाची ने कुछ ताजे उबले हुए बन और कुछ जंगली फल लिए और आकाश को उन्हें घर ले जाने के लिए दिया। हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये बन और फल ले लो और खाओ। आकाश ने उन्हें मना नहीं किया, बन को एक खाने के डिब्बे में पैक किया और घर जाते समय जंगली फलों को चबाया। चूल्हे पर लंबे समय तक पकाया गया मांस हर किसी ने सराहा जिसने इसे चखा। मीरा ने अपने खाना पकाने के मसालों को और बेहतर बनाया, धीमी आंच को समायोजित किया और यहां तक कि आकाश को चखने के लिए कुछ कटोरे बीफ नूडल सूप भी बनाए। सूप गाढ़ा था, नूडल्स चबाने वाले थे और मांस स्वादिष्ट था। आकाश इतना खुश हुआ कि उसने खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ ली। इसके अलावा मीरा ने कुछ अन्य पेय और स्नैक्स भी तैयार किए, जिन्हें उन्होंने भोजनालय में बिक्री के लिए पेश किया। शराब निश्चित रूप से अपरिहार्य थी, लेकिन मुक्त साधक गरीब थे और वे शराब बनाने के लिए जिन अनाजों का उपयोग करते थे वे काफी घटिया थे, इसलिए स्वाद बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि मीरा ने खुद जो शराब तैयार की थी वह पूरी तरह से अलग थी। शराब में कुछ जड़ी बूटियां, ताजे फल मिलाए गए थे और इसमें अल्कोहल की मात्रा कम थी, जो विभिन्न फलों की भरपूर सुगंध से पूरक थी। यह धीरे से मदहोश करने वाला, मीठा था और इसका स्वाद लंबे समय तक रहता था। आकाश को यह विशेष रूप से पसंद आया। मांस के अलावा भोजन में कुछ पेस्ट्री, फल, चिलगोजे और बीफ नूडल्स अन्य वस्तुएं भी शामिल थीं। पड़ोस के दोस्तों की मदद से तैयारियां पूरी हो गई और भोजनालय नए चांद के पहले दिन खुला। दुकान मूल रूप से सड़क के नामकरण सम्मेलन का पालन करने वाली थी और इसे रवि का भोजनालय कहा जाने वाला था, लेकिन आकाश के सुझाव पर और रवि बाबू की सहमति से इसका नाम अंततः मीरा का भोजनालय रखा गया। मीरा पिता और पुत्र को मना नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें सहमत होना पड़ा। भोजनालय में कीमतें महंगी नहीं थी, क्योंकि अधिकांश भोजनालयवासी पड़ोसी निवासी या साधारण निम्न स्तर के मुक्त साधक थे जो धनी नहीं थे। कीमतें ऐसी निर्धारित की गई थी कि वे अधिकांश लोगों के लिए वहनीय हों, जिसका लक्ष्य कम लाभ मार्जिन लेकिन उच्च बिक्री मात्रा था। दुकान के हस्ताक्षर व्यंजन मुख्य रूप से मांस आधारित थे, जिनकी कीमत प्रति प्लेट 2 आध्यात्मिक पत्थर थी।
यह मुक्त साधकों के लिए ठीक ठाक महंगा था, लेकिन मांस या आध्यात्मिक मांस व्यंजन बेचने वाले अन्य प्रतिष्ठानों की तुलना में यह काफी सस्ता था। बीफ नूडल्स और भी सस्ते थे। सादे नूडल्स की कीमत केवल एक टूटे हुए आध्यात्मिक पत्थर का 3/10वां हिस्सा थी और मांस के साथ नूडल्स की कीमत एक टूटे हुए आध्यात्मिक पत्थर का 6/10वां हिस्सा थी। एक साधारण प्राण शुद्धि अभ्यास करने वाला मुक्त व्यवसाय एक दिन में लगभग एक आध्यात्मिक पत्थर साथ ही कुछ और 10वां हिस्सा कमा सकता था। तो मांस की एक प्लेट खरीदने के लिए 2 दिन की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। यह कभी कभार ठीक था, लेकिन हर दिन खाना असंभव था। लेकिन सिर्फ 2 आध्यात्मिक पत्थरों में मांस खाने में सक्षम होना सिद्धेश्वर पीठ नगर में कहीं और बेजोड़ था, और अगर कोई सिर्फ एक लालसा को संतुष्ट करना चाहता था तो बीफ नूडल्स के एक कटोरे की कीमत केवल एक टूटे हुए आध्यात्मिक पत्थर का 6/10वां हिस्सा थी। खुलने के कुछ ही दिनों बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि पड़ोस के मुक्त साधक हर दिन मांस खाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, फिर भी हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जो खुद को एक अच्छा भोजन कराना चाहते थे। कुछ थोड़े बेहतर परिवारों से प्राण शुद्धि अभ्यास करने वाले मुक्त व्यवसायी थे जो हर कुछ दिनों में वहां खाने का जोखिम उठा सकते थे। अन्य दोस्त थे जो मिल रहे थे, जो न तो फिजूल खर्ची करना चाहते थे और न ही बहुत कंजूस होना चाहते थे, इसलिए वे मांस की एक प्लेट कुछ साइड डिश के साथ ऑर्डर करते थे और पेपर बातचीत करते थे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लाते थे जिन्होंने अपनी साधना में प्रगति की थी, दुकान पर एक दावत के लिए, मसालेदार बीफ नूडल्स का एक कटोरा लेने और एक लालसा को संतुष्ट करने के लिए। कभी कभी क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रा करने वाले व्यापारी अपनी यात्रा से थके हुए और मांस की लालसा में थे, लेकिन अपने तंग धन से शर्मिंदा थे, ऑर्डर करने में हिचकिचाते थे। यह तब तक था जब तक उन्हें पता नहीं चला कि मांस की एक पूरी प्लेट की कीमत केवल 2 आध्यात्मिक पत्थर थी, जिसने उन्हें आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर दी। उन्हें अभी भी संदेह था, यह सोच रहे थे कि क्या इतना सस्ता मांस स्वादिष्ट हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह देखते हुए कि भोजनालय कितना व्यस्त था, स्वाद बहुत बुरा नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया और एक प्लेट ऑर्डर की। जैसे ही उन्होंने एक निवाला चखा, वे खाना बंद नहीं कर सके। बाद में जो व्यापारी नियमित रूप से गुजरते थे, वे मांस की एक प्लेट ऑर्डर करने और कुछ पे पीने के लिए भोजनालय में रुकना सुनिश्चित करते थे। जो लोग पहले रुके बिना गुजर जाते थे, वे अब कुछ मांस खाने और बातचीत करने के लिए वहां रुकना सुनिश्चित करते थे। कुछ व्यापारी, भले ही वे आमतौर पर गुजरते नहीं थे, फिर भी मांस का स्वाद लेने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे, अपनी यात्रा की थकान को दूर करने के लिए दुकान पर एक चक्कर लगाते थे। आखिरकार 100 मील के भीतर यह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां इतनी कम कीमत पर इतना स्वादिष्ट मांस खाया जा सकता था। जैसे जैसे अधिक ग्राहक आए, दुकान बिजिया हो गई और मनोज दारा और अन्य 2 सहायक मदद के लिए आए। पूरे दिन हलचल करने के बाद वे शाम को बीफ नूडल्स का एक बड़ा कटोरा खाने और कुछ मांस अपने साथ घर ले जाने के लिए संतुष्ट थे। हालांकि सिद्धेश्वर पीठ में कक्षाएं शुरू होने वाली थी और हर कोई साधना में व्यस्त होगा, इसलिए कर्मचारियों की कमी होगी। आकाश नहीं चाहता था कि उसकी मां खुद को ज्यादा थकाए, इसलिए उसने मदद के लिए किसी को काम पर रखने का सुझाव दिया। रवि बाबू अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे, क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के विचार से सहमति व्यक्त की। अपनी पत्नी के साथ इस पर चर्चा करने के बाद रवि बाबू ने राक्षस शिकारी दल के एक परिवार के सदस्य को भोजनालय में मदद के लिए 30 आध्यात्मिक पत्थर प्रति माह पर काम पर रखा। अगले दिन एक युवा दिखने वाली शर्मीली महिला एक टोकरी लेकर दरवाजे पर आए। टोकरी के अंदर कुछ ताजी जंगली सब्जियां थी, जिन पर अभी भी ओस थी, जिन्हें उसी सुबह पहाड़ों से तोड़ा गया था। आकाश ने अपने माता पिता को बात करते सुना और जान गया कि महिला का उपनाम जंग था, जिसका दिया गया नाम यून था। उनके पति का उपनाम चौहान था। एक शिकार के दौरान उन्हें एक भेड़िया राक्षस के पंजों से गंभीर रूप से चोट लगी थी और परिवार ने उनके इलाज पर अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। हालांकि वे उनकी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें बुरी तरह से चोट लगी थी और वह अब राक्षसों का शिकार जारी नहीं रख सकते थे, जिससे परिवार बिना किसी आय के रह गया था। जंग यून की आध्यात्मिक जड़ें खराब थी, उन्होंने अपनी पीठ छोड़ने से पहले केवल प्राण शुद्धि के चौथे स्तर तक ही पहुंची थी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बच्चा हुआ। अपने पति की चोट के बाद से वह परिवार की आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश कर रही थी, लेकिन उनके कम साधना स्तर ने उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों के रूप में ज्यादा कमाई नहीं दिलाई। वह जो काम कर सकती थी, वे छोटे मोटे थे, जिनमें कम भुगतान होता था और अविश्वसनीय थे। साथ ही उन्हें एक बच्चे की देखभाल करनी थी, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब भोजनालय में एक स्थिर नौकरी मिलना, प्रति माह 30 आध्यात्मिक पत्थर कमाना उनके लिए पहले से ही एक दुर्लभ अवसर था। जंग यून बेहद आभारी थी, लेकिन अंतर्मुखी होने और शब्दों में अच्छी नहीं होने के कारण वह अपना धन्यवाद व्यक्त करने में बहुत शर्मिंदा थी। उनका चेहरा असहजता से लाल हो गया था।
मीरा ने जल्दी से उन्हें सांत्वना दी, उनसे कहा कि ज्यादा न सोचे और अपना काम अच्छी तरह से करने पर ध्यान दे। जंग युन तब शांत हो गई और मीरा के निर्देशों का पालन किया। वह मेहनती, सूक्ष्म थी और हालांकि नई चीजें सीखने में धीमी थी, वह बहुत गंभीर थी, जिसकी मीरा ने सराहना की। शाम के अंत में जब दुकान बंद हुई तो मीरा ने उन्हें घर ले जाने के लिए अतिरिक्त मांस के टुकड़ों के साथ कुछ नूडल्स पैक किए। जंग युन ने जल्दी से मना कर दिया, उनका चेहरा लाल हो गया, उन्होंने पेशकश को अस्वीकार कर दिया। मीरा दीदी, आप मेरे प्रति पर्याप्त दयालु रही हैं, मैं वास्तव में यह नहीं ले सकती। मीरा ने जोर दिया कि वह इसे ले ले, लेकिन वह अभी भी मना कर रही थी। तब मीरा ने कहा, इसे बच्चों को खाने के लिए घर ले जाओ। इसके साथ जंग युन में अब मना करने की ताकत नहीं थी। उनके बच्चों ने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था, मांस की तो बात ही क्या। उन्होंने खाने का डिब्बा स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि उन्हें धन्यवाद कैसे दिया जाए, लेकिन केवल वही कुछ वाक्यांश कृतज्ञता के साथ अनाड़ीपन से उनके होंठों से निकले। मीरा ने बस उन्हें सांत्वना दी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, देर हो रही है, तुम्हें घर जाकर बच्चों को देखना चाहिए। जंग युन सावधानी से खाने का डिब्बा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह दीवार के कोने से गुजरी तो वह रुक गई और खड़ी रही, उनका शरीर सिसकियों से हिल रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने चुपचाप अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और घर की ओर अपनी राह जारी रखी। आकाश ने दूर से उनकी आकृति को देखा, उनके विचार जटिल थे। उनका अपना परिवार भी धनी नहीं था, मुश्किल से गुजारा कर रहा था, लेकिन सिद्धेश्वर पीठ नगर में उनसे भी बदतर अनगिनत अन्य मुक्त साधक परिवार थे। काश इस दुनिया के साधकों को जीविका कमाने के लिए संघर्ष न करना पड़े। आकाश ने चुपचाप सोचा। मीरा का भोजनालय का उद्घाटन सुचारू रूप से हुआ और मीरा हर दिन दुकान में व्यस्त रहती थी। वह पतली हो गई थी, लेकिन उनका रंग गुलाबी था और वह स्वस्थ दिखती थी। भोजनालय का मालिक होना उन्हें विभिन्न आहारों के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता था और वह अपने बेटे की भविष्य की साधना और विवाह खर्चों के लिए आध्यात्मिक पत्थर बचा सकती थी। मीरा बहुत संतुष्ट महसूस करती थी और उनके चेहरे पर अधिक मुस्कान दिखाई देती थी। अपनी पत्नी की वर्तमान स्थिति को देखकर रवि बाबू को आश्वासन मिला और आकाश अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन चखकर और भी खुश हो गया। भोजनालय के खुलने के साथ उनके घर की आध्यात्मिक पत्थरों की आय बढ़ गई और उन्हें पहले की तरह मितव्ययी जीवन नहीं जीना पड़ा। जब तक सिद्धेश्वर पीठ नए सत्र को शुरू करने के लिए तैयार हुआ, तब तक दुकान ने कुल मिलाकर 200 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का लाभ कमा लिया था। मीरा ने अर्जित किए गए सभी 200 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर आकाश को दिए, उन्हें पीठ में एक उपयुक्त साधना तकनीक चुनने का आग्रह किया और उन्हें अपनी साधना की उपेक्षा न करने की याद दिलाई। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हुई, सिद्धेश्वर पीठ ने अपने दरवाजे खोल दिए, शिष्यों का स्कूल में वापस स्वागत किया। आकाश ने भी मीरा को अलविदा कहा, जो उन्हें विदा करने आई थी, और फिर सिद्धेश्वर पीठ में कदम रखा। शिष्यों के धीरे धीरे लौटने के साथ कभी शांत रहने वाली तुलसी वन चोटी फिर से गतिविधि से गुलजार हो उठी। हालांकि 2 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कई शिष्यों ने ढील दे दी थी और उनकी साधना पीछे छूट गई थी। जैसे ही वे स्कूल लौटे, उनके भावों ने एक निश्चित घबराहट प्रकट की। प्रशिक्षक वर्मा हर किसी के ध्यान को समेकित करने के लिए एक चक्र की आश्चर्यजनक परीक्षा की घोषणा की। गर्मी की बची हुई गर्मी इस ठंडे पानी के अचानक छींटे से पूरी तरह से बुझ गई और कई शिष्यों ने पूरी तरह से निराशा का भाव दिखाया। यह एक मौके पर परीक्षा थी, इसे घर ले जाकर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और किसी भी छोटी मोटी तरकीब के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन आकाश पूरी तरह से बेपरवाह था। उसने पहले ही 5 चक्र पैटर्न में महारत हासिल कर ली थी और उसे एक अनुभवी प्रशिक्षु माना जाता था। पीठ के बुनियादी चक्र परीक्षण उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के पिछले महीने और उससे अधिक समय के दौरान उसने दिन रात चक्र का अभ्यास किया था, हर बार अपनी दिव्य चेतना को किनारे तक धकेलता था, निरंतर प्रयास के माध्यम से इसे मजबूत करता था। इस तरह के मूल्यांकन के लिए आकाश आत्मविश्वास से भरा हुआ था, यह उम्मीद कर रहा था कि यह आसानी से उसकी पहुंच में होगा। लेकिन जब चक्र का परीक्षा पत्र सौंपा गया तो आकाश कुछ हद तक दंग रह गया। उसने कई बार जांच की, अंततः पुष्टि की कि परीक्षण व्यक्तिगत चक्र पैटर्न पर नहीं था, बल्कि 6 चक्र पैटर्न वाले एक पूर्ण चक्र पर था। क्या आप चाहेंगे कि मैं आकाश की इस परीक्षा में सफलता या असफलता के बारे में लिखूं?